गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा, कहाँ तक हो गया था कल? तो आई थिंक बेसिक बेसिक सही हुआ था, हमने डेफिनेशन ही देखी थी बस, है ना। गुड मॉर्निंग। यार थोड़े लेट हो गए अपन। यस, चाय बनाने में लेट हो गया मैं थोड़ा। और बिना चाय के शुभारंभ हो नहीं सकता दिन का। चाय तो बनानी पड़ेगी। उस चक्कर में थोड़े लेट हो गए। चलो कोई नहीं, पर चलो मुझे बताना एक बार, कल तो डेफिनेशन ही हुई थी ना, कुछ और थोड़ी किया था। चलिए आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ चैनल। ठीक है ना, कि भाई जो ओसीएफ होती है, जो ओपन चैनल्स होती हैं, कितने टाइप्स की होती है। ठीक है ना, तो हेडिंग डालें आप लोग, टाइप्स ऑफ चैनल। चैनल के टाइप कितने होते हैं, ठीक है ना। तो देखो, पहली तरीके से टाइप अगर मैं काउंट करूं, या टाइप 1 अगर मैं काउंट करूं, तो उसके अकॉर्डिंग चैनल के टाइप होते हैं। एक तो होता है प्रिज्मेटिक चैनल, एक तो होते हैं अपने प्रिज्मेटिक चैनल, ठीक है ना, और एक होते हैं नॉन प्रिज्मेटिक चैनल। नॉन प्रिज्मेटिक चैनल, ठीक है ना। अब देखो, प्रिज्मेटिक चैनल का मतलब क्या होता है? ऐसी चैनल जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, साइज, शेप और बेड स्लोप वगैरह सब कुछ जो है, सारे कुछ पैरामीटर जो है, वो लेंथ के अकॉर्डिंग कांस्टेंट रहे, ठीक है ना। उन्हें क्या बोलते हैं अपन? प्रिज्मेटिक चैनल बोलते हैं। क्लियर है ना। तो अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, प्रिज्मेटिक चैनल में क्रॉस सेक्शन एरिया, पेरीमीटर remain constant, with length। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था एक बार सोम में, हम स्टार्टिंग में प्रिज्मेटिक बार पढ़ते हैं। तो प्रिज्मेटिक बार का मतलब भी क्या होता है कि उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो लेंथ के अकॉर्डिंग क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो यहां भी अगर प्रिज्मेटिक चैनल होगी तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो होगा वो लेंथ के अकॉर्डिंग कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। जबकि नॉन प्रिज्मेटिक चैनल में नहीं होता। नॉन प्रिज्मेटिक चैनल में क्या होता है? वेरिंग मतलब इसका जो एरिया है वो क्या करता है? वेरी करता है। वेरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया थ्रू आउट द लेंथ, थ्रू आउट द लेंथ। बनाओ इसको, सिंपल सी चीज है। बन गई। बन गई क्या? बन गई होगी, छोटी सी तो थी। सेकंड तरह के जो टाइप होते हैं हमारे पास, सेकंड तरह के जो टाइप होते हैं चैनल के, वो होते हैं अपने पास रिजिड बाउंड्री चैनल,
और मोबाइल बाउंड्री चैनल। देखो इनको समझते हैं, ये नई चीजें लग रही होंगी थोड़ी आपको। प्रिज्मेटिक नॉन प्रिज्मेटिक तो पहले भी पढ़ा हुआ होगा। अब दूसरी तरीके से टाइप्स होते हैं हमारे पास। एक होता है अपना रिजिड बाउंड्री चैनल, और एक होता है आपके पास मोबाइल बाउंड्री चैनल। मोबाइल बाउंड्री चैनल, देखो समझते हैं दोनों को क्या सीन है। रिजिड बाउंड्री, रिजिड का मतलब क्या होता है भाई? ऐसा कोई मटेरियल जिसमें डिफॉर्मेशन ना हो, ऐसा कोई मटेरियल जिसमें डिफॉर्मेशन ना हो, यही होता है ना। तो रिजिड बाउंड्री का मतलब क्या हो गया? ऐसी बाउंड्री जिनमें डिफॉर्मेशन नहीं होता हो। रिजिड बाउंड्री का मतलब क्या हो गया? ऐसी बाउंड्रीज, या कैनाल की ऐसी बाउंड्रीज, चैनल की ऐसी बाउंड्रीज जिसमें डिफॉर्मेशन ना होता हो। ठीक है ना? क्लियर है? उन्हें क्या बोला जाएगा? रिजिड बाउंड्री चैनल बोला जाएगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो इसमें, इसमें क्या हो सकता है कि जो बाउंड्री होती है अपनी, बाउंड्री इज नॉट डिफॉर्मेबल। बाउंड्री में डिफॉर्मेशन नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल अगर मैं लिखूं तो, एग्जांपल अगर मैं लिखूं तो लाइन कैनाल। ठीक है ना? एग्जांपल क्या होता है? जैसे कि लाइन कैनाल। लाइन कैनाल में पता है आपको कि जो बाउंड्रीज हैं, या जो कैनाल या बेड पे जो लाइनिंग होती है, वो क्या होती है? सफिशिएंट स्ट्रॉन्गली मटेरियल की होती है। तो उसमें फ्लो के वजह से या फ्लो के साथ साथ क्या नहीं होता? डिफॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है, या तो कंक्रीट की बनी होगी या ब्रिक्स की बनी होगी, तो उनमें डिफॉर्मेशन नहीं होते। ठीक है ना? तो रिजिड बाउंड्री चैनल में क्या होता है? बाउंड्री जो होती है वो डिफॉर्मेशन नहीं हो सकता उसमें। अब क्यों नहीं हो सकता भाई? जब हमने लाइन कैनाल के बारे में हल्का फुल्का देखा था तो यही था ना उसमें। अनलाइन कैनाल में क्या पढ़ा था हमने कि डिफॉर्मेशन क्यों आते हैं कैनाल में? डिफॉर्मेशन बाउंड्री में क्यों आते हैं? जब उसमें सिल्टिंग या स्कोरिंग होती है। जब उसमें सिल्टिंग या स्कोरिंग होती है। तो रिजिड बाउंड्री चैनल में क्या हो जाता है? सिल्टिंग और स्कोरिंग नहीं होती। ठीक है ना? या मटेरियल इस तरह का हो सकता है कि उसमें स्कोरिंग और सिल्टिंग पॉसिबल नहीं है। जैसे कि अगर कंक्रीट मैंने प्रोवाइड करवा दिया कंक्रीट की लाइनिंग में, सॉरी कैनाल की लाइनिंग में, तो अब उसमें स्कोरिंग नहीं हो सकती ना। जो फ्लो के साथ सेडिमेंट बह के आ रहे हैं वो कंक्रीट को तोड़ नहीं सकते। ठीक है ना? तो बात यह है कि इन कैनाल के केसेस में जो शियर स्ट्रेस होती है, जो आपके पास फ्लो की वेलोसिटी होती है, वो इस तरीके से एडजस्ट होती है कि यहाँ पे सिल्टिंग और स्कोरिंग नहीं हो सकती। ठीक है ना? क्लियर? तो आप इसमें लिख सकते हो, इन दैट केस, इन दैट केस वेलोसिटी एंड शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस will such that no major scoring and silting takes place. क्लियर है ना? तो ये सीन बनता है। तो बनाओ इसको फटाफट एक बार। इसको बना लो, उसको बाद में पढ़ते हैं। एक बार मैं चाय पी लेता हूँ इतने में। चलिए देखें, रिजिड बाउंड्री चैनल हो गई क्या? जिसकी बाउंड्रीज में डिफॉर्मेशन नहीं हो सकता। अब मोबाइल बाउंड्री चैनल क्या होंगी? ऐसी चैनल जिनकी बाउंड्री में डिफॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है ना? तो आप लिख सकते हो, दीज चैनल हैव, या आप इस तरीके से लिख सकते हो, बाउंड्रीज और चैनल पैरामीटर, कुछ भी बोल दो आप, अंडरगोज डिफॉर्मेशन ड्यू टू वेलोसिटी।
तो यहाँ पे ये जो बाउंड्रीज होती है, बाउंड्रीज का मतलब क्या होता है, कैनाल के पैरामीटर। बाउंड्रीज का मतलब क्या होता है, कैनाल के पैरामीटर, जैसे कि भाई उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, उसकी डेप्थ है, उसकी विड्थ है, ठीक है ना, और उसका बेड स्लोप है, ये चीजें ही तो चेंज होती हैं, उसी को तो बाउंड्री चेंज होना बोलते हैं। ऐसे थोड़ी है बाउंड्री हट के दूसरी लग जाएगी। बाउंड्री चेंज होने का मतलब क्या है कि उसके जो पैरामीटर्स हैं, जैसे कि उसकी डेप्थ है, उसकी विड्थ है, ठीक है ना, उसका बेड स्लोप है, उसका लेआउट है, ये सारे क्या हो जाते हैं, फ्लो के साथ साथ चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। तो इस तरह की जो चैनल होती है, इस तरह की जो कैनाल होती है, उन्हें बोला जाता है मोबाइल बाउंड्री चैनल, ठीक है ना। तो मोबाइल बाउंड्री चैनल के केस में चार चीजें चेंज होती हैं जनरली। एक तो होती है डेप्थ ऑफ फ्लो, एक होती है विड्थ, बेड विड्थ जिसको बोलते हैं अपन, ठीक है ना, एक होता है यहाँ पे इसका लेआउट, लेआउट का मतलब कहीं ना कहीं एरिया से ही होता है, और एक इसका बेड स्लोप। ये चारों की चारों चीज क्या होती है, इसकी चेंज हो सकती है, ठीक है ना, क्लियर। तो यहां पे इन चारों चीजों को, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि फ्लो के अकॉर्डिंग ये चार चीजें चेंज होती हैं, किसमें, मोबाइल बाउंड्री चैनल में, ठीक है ना। मतलब कितनी डायमेंशन या कितने पैरामीटर इसके फ्री है चेंज होने के लिए, 1 2 3 4। तो मोबाइल बाउंड्री चैनल के केस में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो 4 होती है, ठीक है। जबकि अगर मैं रिजिड बाउंड्री चैनल के केस में देखूं, तो यहाँ पे कोई पैरामीटर ऐसा नहीं है जो वेरी करने के लिए फ्री हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है वो होती है 0। डीओएफ मींस डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्लियर है ना। ये एएन जेईएन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ईएस में भी पूछा हुआ है एक बार। लेआउट मतलब उसका एरिया, उसका पेरीमीटर, एरिया, पेरीमीटर, लेआउट वगैरह सब कुछ इसी में आ जाता है। लाइक इस तरीके से कैनाल बह रही थी, अब ये इस तरीके से हो गई, टेढ़ी मेढ़ी हो गई, या चेंज हो गई, कुछ भी हो गया, वो सारा लेआउट का ही प्रोग्राम है, ठीक है ना। बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओपन चैनल फ्लो के केसेस में जो अलग अलग हेड होते हैं हमारे पास, उनके बारे में थोड़ा सा, ठीक है ना। हालांकि आप सभी ने पढ़ा होगा इनको, जनरली हम पढ़ लेते हैं इनको, एफएम में पढ़ लिए जाते हैं, लेकिन एक बार फिर भी इनको देख लेते हैं क्योंकि हमारे यूज आते हैं काफी ज्यादा, ठीक है ना। तो अगर मैं एक ओपन चैनल का बनाऊं, तो इस तरीके से एक ओपन चैनल का बेसमेंट होता है। भाई कुछ स्लोप तो होता ही है ना, तो मैंने मान लिया ये स्लोप है, और ये ग्राउंड लेवल है, या जो भी है बेड लेवल है चैनल का, ठीक है ना। कुछ पर्टिकुलर स्लोप पे होती है, थोड़ा सा ज्यादा दिखा दिया, हालांकि इतने पे होती नहीं, ठीक है, लेकिन नोट करने के लिए इसको मान लिया मैंने, ये डेटम है, ये रेफरेंस लाइन है, ठीक है, दैट इज डेटम सेक्शन, या कोई भी रेफरेंस, ठीक है ना, ये कोई भी रेफरेंस हो गया, क्लियर। यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास फ्लो चल रहा है, इस तरीके से क्या हो रहा है, फ्लो चल रहा है, और फ्लो की जो हाइट है दैट इज, या फ्लो की जो डेप्थ लेते हैं अपन, दैट इज डी। फ्लो की जो डेप्थ है वो मान ली मैंने डी, क्लियर है। अब देखें जरा, ये हो गया अपना फ्री सरफेस, ठीक है। इसे बोला जाता है क्या, कोई बताएगा, कौन कौन से हेड बोलते हैं इनको, इसको कौन सा हेड बोलते हैं, ये पढ़े होंगे तुमने एफएम वगैरह में। डेटा हेड, वेरी गुड। या पोटेंशियल हेड, कुछ भी बोल देते हैं, दो नाम होते हैं इसके, या तो इसको बोल दो
पोटेंशियल हेड या डेटम हेड। वेरी गुड। ठीक है, सेकंड वाला कोई बताएगा? दैट इज, मैं ही बता देता हूं, प्रेशर हेड। प्रेशर हेड, और इसके ऊपर और एक हेड होता है, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक हेड। काइनेटिक हेड, क्लियर ना? अब देखें यहां पे, ये एक लाइन होती है यहां पे जो फ्लो के साथ साथ चलती है। इस लाइन को बोलते हैं अपन क्या? इस लाइन को क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड एच जी एल। दैट इज कॉल्ड एच जी एल, मतलब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। ठीक है ना? और एक ऊपर लाइन चलती है जो इसकी टोटल एनर्जी को शो करती है, दैट इज कॉल्ड टीईएल। दैट मीन्स टोटल एनर्जी लाइन। ठीक है ना? ये थोड़ा सा मैंने आगे का मामला उठा लिया है, ठीक है, फिगर में सारी की सारी चीजें दिख जाए इसलिए। बाकी सारी की सारी चीजें हम बाद में आसानी से सब चीजों को एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है ना? अभी हम हेड ही पढ़ने वाले थे ओनली, लेकिन मैंने ये दो चीजें भी शो कर दी है, ठीक है, जिससे आपको फिगर में कंफ्यूजन ना हो। बाकी इनको अपन आगे फाइंड आउट करेंगे, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, टोटल एनर्जी लाइन के बारे में डिटेल आएंगी आगे, ठीक है। अभी मुझे पढ़ना है इन तीन हेड्स के बारे में कि भाई पोटेंशियल हेड क्या होता है, प्रेशर हेड क्या होता है और काइनेटिक हेड क्या होता है, ठीक है ना? तो सबसे पहले लेता हूं मैं प्रेशर हेड। सबसे पहले लेता हूं मैं प्रेशर हेड, ठीक है। कोई भी क्रॉस सेक्शन मान लो, मैंने ये क्रॉस सेक्शन मान लिया, कहीं भी उठा के मान दो एक क्रॉस सेक्शन, कहीं भी उठा के मान दो, ये लीजिए, ठीक है, ये लीजिए। यहां पे जो कैनाल बेड की डेप्थ है या कैनाल बेड का जो एलिवेशन है, दैट इज कॉल्ड जेड। मतलब रेफरेंस से या डेटम लाइन से जितनी हाइट है, जितना एलिवेशन है, कुछ भी बोल दो, वो क्या है? जेड है। अब देखो, यहां पे इस तरीके से वाटर फ्लो कर रहा है। मैंने एक वाटर का मॉलिक्यूल ले लिया, वाटर का एक मॉलिक्यूल ले लिया, जो भी है आप कुछ भी ले लो, ठीक है। ये कहां पे फ्लो कर रहा है? इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मतलब एक तरीके से डाउनवर्ड आ रहा है, ठीक है। तो जब भी डाउनवर्ड अपवर्ड कोई भी पार्टिकल जाता है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी का स्टोरेज होता है, ठीक है ना? हाइट पे या डेप्थ पे कोई पार्टिकल जाता है, मूवमेंट करता है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है ना? तो यहां पे अगर मैं देखूं तो इसको कितनी डेप्थ कवर करनी है या कितनी हाइट कवर करनी है, दैट इज जेड, ठीक है, दैट इज जेड। तो अगर मैं इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करूं, सॉरी, प्रेशर एंड नहीं, अपन पहले पोटेंशियल हेड देख रहे हैं, दैट इज पोटेंशियल हेड। पोटेंशियल हेड, ठीक है ना? पोटेंशियल हेड या डेटम हेड। तो अगर मैं इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करूं तो कितनी होती है? एमजीएच होती है ना, एमजीएच होती है, सिंपल सी बात है। तो यहां पे कितनी हो जाएगी? एम इंटू जी इंटू एच की जगह क्या रख देता हूं मैं? जेड रख देता हूं। एच की जगह क्या रख देता हूं मैं? जेड रख देता हूं, ठीक है ना? तो अगर यहाँ पे एम जी को मैं डिनोट करूं तो एम जी किसके बराबर है? इसके वेट के बराबर है, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू इंटू जेड। डब्ल्यू इंटू जेड। अब देखो हेड क्या होता है, ये तो क्या है? इसकी प्रेशर एनर्जी है। ये तो क्या है? इसकी प्रेशर एनर्जी है। अब हेड क्या होता है? हेड इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वेट। पर यूनिट वेट, एनर्जी पर यूनिट वेट को ही क्या बोला जाता है? हेड बोला जाता है, ठीक है। आपने बर्नौली या बर्नौली इक्वेशन में इन चीजों के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है ना? तो एनर्जी पर यूनिट वेट होता है, उसी को क्या बोलते हैं अपन? हेड बोलते हैं। तो अगर मुझे यहाँ पे कौन सा हेड फाइंड आउट करना पड़ा? पोटेंशियल हेड फाइंड आउट करना पड़ा। अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल हेड फाइंड आउट करना चाहता हूं तो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय वेट। भाई जो हेड अपने को फाइंड आउट करना है वही एनर्जी लेनी पड़ेगी, ठीक है ना? तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? दैट इज डब्ल्यू इंटू जेड। और वेट कितना है? डब्ल्यू। तो ये कट गया, अपने पास पोटेंशियल हेड क्या आ गया? जेड आ गया, ठीक है ना? तो किसी भी सेक्शन के लिए अपन पोटेंशियल हेड कितना लेते हैं? जेड कंसिडर करते हैं, या अपन जनरली उसको डेप्थ के बराबर मान के चलते हैं, ठीक है ना? बनाओ इसको, फिर दूसरे हेड कैलकुलेट करेंगे।
नहीं, मेरे पास तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वही पुराना टाइम है अपना, जिंदाबाद, 9 बजे तक। मुझे भी नहीं आया। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो 1.5 घंटे की चल रही है, कोई प्रॉब्लम। हो गया। नेक्स्ट है अपने पास प्रेशर हेड। नेक्स्ट है अपने पास प्रेशर हेड। प्रेशर हेड देख लेते हैं, सिंपल से हैं सारे के सारे। बस हेड याद रखना कि एनर्जी पर वेट होता है, ठीक है। एनर्जी हम कहीं की भी निकाल सकते हैं, इतनी इंजीनियरिंग हमने कर ली, ठीक है ना। तो सेकंड में निकालना चाहता हूं यहाँ पे, दैट इज प्रेशर हेड, दैट इज प्रेशर हेड। क्लियर है। अब यहाँ पे कोई एक क्रॉस सेक्शन ले लो। पहले तो यहाँ पे एक प्रेशर काउंट कर लो या अज्यूम कर लो, मैंने मान लिया कि इस वाटर की वजह से पी प्रेशर लग रहा है, अब फ्लो करता है। प्रेशर कितना लग रहा है इसकी वजह से, पी प्रेशर लग रहा है, लेट सपोज, ठीक है ना। कितना प्रेशर लग रहा है, पी प्रेशर लग रहा है। मैं एक सेक्शन काउंट कर लेता हूं, यहां पे मैंने ये सेक्शन ले लिया। इनकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है कैपिटल एल, इसकी लेंथ है कैपिटल एल। क्लियर है ना। तो यहाँ पे प्रेशर कितना अज्यूम किया मैंने, पी प्रेशर अज्यूम किया, और लेंथ कितनी है, कैपिटल एल है। अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, प्रेशर एनर्जी निकालनी है, ठीक है। तो एनर्जी क्या होता है, एनर्जी होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे प्रेशर एनर्जी निकालना चाहूं, प्रेशर एनर्जी निकालना चाहूं तो ये हो जाएगी अपनी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट कितना है अपने पास, कैपिटल एल है, ठीक है। तो फोर्स इंटू कैपिटल एल, ठीक है ना। अब फोर्स कैसे निकालेंगे, देखो मैंने प्रेशर तो काउंट कर लिया पी, प्रेशर मैंने काउंट कर लिया पी, और मैं इसका क्रॉस सेक्शन ले लेता हूं, कैनाल का क्रॉस सेक्शन जो है वो कैपिटल ए ले लेता हूं, इसका क्रॉस सेक्शन में ले लेता हूं कैपिटल ए। तो अगर मैं इस प्रेशर को इस क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे पास जो प्रेशर एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, फोर्स, सॉरी, प्रेशर इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ, ये हो गई, ठीक है। अब देखें जरा, एरिया इंटू लेंथ क्या होती है, वॉल्यूम होती है। तो मैं प्रेशर एनर्जी को लिख सकता हूं प्रेशर इंटू वॉल्यूम, दैट मीन्स आप इसको लिख सकते हो पी इंटू वी। क्लियर, नो प्रॉब्लम। अब देखें जरा, अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे प्रेशर हेड चाहिए, अब मुझे प्रेशर हेड चाहिए। तो क्या होता है, प्रेशर एनर्जी डिवाइड बाय वेट, ठीक है ना। तो प्रेशर एनर्जी आपके पास P इंटू वी, वेट कितना है, W है, वेट कितना है, W है। अब W का एक फॉर्मूला होता है, या वेट का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज यूनिट वेट इंटू वॉल्यूम, यही वेट होता है ना, यूनिट वेट इंटू वॉल्यूम ही तो क्या होता है, वेट होता है। तो वेट की जगह यहाँ पे यूनिट वेट इंटू वॉल्यूम पुट कर दो, तो ये हो जाएगा आपके पास P इंटू वी डिवाइड बाय गामा इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कट गया, प्रेशर हेड कितना आ गया आपके पास, P बाय गामा, ये लीजिए। अगर इस प्रेशर को आप फाइंड करना चाहो तो ये कितना होता है, किसी भी सेक्शन पे आप निकालना चाहो तो रोजी एच होता है ना। चलें आगे बढ़े।
ओके, नेक्स्ट है अपने पास काइनेटिक हेड। अब काइनेटिक हेड क्या होगा? दैट इज काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय वेट। तीसरा अपने को फाइंड आउट करना है काइनेटिक हेड। थर्ड वन इज काइनेटिक हेड। ठीक है, तो अब काइनेटिक हेड क्या होगा? दैट इज काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ एम वी स्क्वायर, यही होती है ना। मैं मान लेता हूं कि ये जो वेलोसिटी है फ्लो की, ये क्या है? कैपिटल वी है। ये जो वेलोसिटी है वो क्या है? कैपिटल वी है। ठीक है ना। अब अपने को वेट से डिवाइड करना है, तो मास को किस में कन्वर्ट कर दो? वेट में कन्वर्ट कर दो। ये कितना हो जाएगा आपके पास? W इंटू वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2G, क्योंकि मास क्या होता है? W बाई जी होता है। सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई बताने वाली खास बात है नहीं वैसे। ठीक है ना। तो ये मेरे पास आ गई इसकी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए? काइनेटिक हेड चाहिए। या आप इसको लिख सकते हो कि भाई आपको क्या चाहिए? काइनेटिक हेड चाहिए। तो क्या करोगे आप? काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय वेट। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है? W इंटू वी स्क्वायर बाय 2G। ठीक है, वेट कितना है? कैपिटल W, तो W से W कट, ये कितना बच जाएगा? वी स्क्वायर बाय 2G। ये क्या होती है? काइनेटिक हेड की इक्वेशन होती है। ये क्या होता है? ये काइनेटिक हेड होता है। ठीक है ना, क्लियर? तो मेरे पास तीनों के तीनों हेड आ चुके हैं। मेरे पास पोटेंशियल हेड भी आ चुका है, प्रेशर हेड भी आ चुका है, और काइनेटिक हेड भी आ चुका है। ठीक है ना, क्लियर? तो अगर मैं यहाँ पे टोटल एनर्जी निकालना चाहूं, अगर मैं यहाँ पे टोटल एनर्जी निकालना चाहूं, तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? तीनों हेड के इक्विट सम के बराबर हो जाएगी। तो पहला कितना था मेरे पास? जेड था, दूसरा था पी बाय गामा, और तीसरा कितना आ गया? बी स्क्वायर बाय 2G। तो तीनों हेड का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है? टोटल एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है ना, बना लो। अगर आप एच जी एल लाइन देखना चाहो, ये कितनी दूरी से जाती है? तो ये जाती है आपकी जेड प्लस पी बाय गामा से। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है टोटल एनर्जी लाइन और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन के बीच में डिफरेंस किसका होता है? तो काइनेटिक हेड का होता है। ठीक है ना, किसका? वी स्क्वायर बाय 2G का डिफरेंस होता है। ये ईएस वगैरह में पूछा गया है एक दो बार, गेट तो नहीं पूछता ऐसे क्वेश्चन, जेई वेई में पूछते हैं खूब बार। अब अपन पढ़ेंगे फ्लो के टाइप्स। पढ़ लिए होंगे कि आपने पढ़ रखे होंगे आई थिंक एफएम में। फ्लो के टाइप सेम ही होते हैं, स्टेडी अनस्टेडी, पर थोड़ा अपना एक्स्ट्रा है। पढ़ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंप्लीट। एक सेकंड रुको, इसमें थोड़ी इंक भरता हूँ। एक सेकंड रुकें बस। तो सर्दी सी लग रही है यार, बहुत सर्दी है आज तो यहाँ पे। ओके, तो हमारे पास अब आएंगे फ्लो के टाइप्स। ठीक है ना, तो हेडिंग डालो टाइप ऑफ फ्लो इन ओपन चैनल। ठीक है, हालांकि ये चीज आपने पढ़ रखी होगी एफएम में, स्टेडी एंड स्टेडी, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमें उनके बारे में कुछ पढ़ना है, तो वापस पढ़ लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज टाइप ऑफ फ्लो। हेडिंग इज
टाइप ऑफ फ्लो, ठीक है ना। और पहला पहला जो टाइप है फ्लो का, दैट इज स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो, बता सकते हो क्या होता है फटाफट? व्हाट इज स्टेडी फ्लो? हम्म, बताओ भाई। टाइम के साथ नो चेंज, ठीक है, बिल्कुल, वेरी गुड। देखो ये कोई एक कैनाल बह रही है इस तरीके से, और मैं इस सेक्शन पे बैठ जाऊं, यहाँ पे कुर्सी लेके, यहाँ पे कुर्सी लेके बैठ जाऊं, और अलग अलग टाइम पे इसकी जो वेलोसिटी है, ठीक है, इसका जो डिस्चार्ज है, इसकी जो डेप्थ है, उसको क्या करता रहूं, मेजर करता रहूं, ठीक है ना। मतलब मैंने अभी 10 बजे मेजर किया, क्या किया, इसकी डेप्थ डी रही, डिस्चार्ज क्यू रहा, इसकी जो क्या बोलते हैं वेलोसिटी है वी रही। फिर 11 बजे किया सेम रही, 12 बजे किया सेम रही। मतलब यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन पे जो वेलोसिटी है या जो फ्लो के पैरामीटर्स है, फ्लो के पैरामीटर्स क्या होते हैं, इसकी डेप्थ, डिस्चार्ज और वेलोसिटी, ठीक है ना, क्लियर है। तो यहाँ पे जो पैरामीटर्स हैं वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहे। मतलब एक सेक्शन पे किसी भी टाइम पे तुम मेजर कर लो, जो भी पैरामीटर्स हैं वो सेम ही रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह के फ्लो को क्या बोलते हैं अपन, स्टेडी फ्लो बोलते हैं, ठीक है ना। अगर ये टाइम के साथ चेंज हो जाएंगे तो इनको क्या बोला जाएगा, अनस्टेडी फ्लो बोला जाएगा। इस तरह के फ्लो को अनस्टेडी फ्लो बोलेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं फॉर स्टेडी फ्लो, फॉर स्टेडी फ्लो डिस्चार्ज वेलोसिटी एंड डेप्थ remain constant, remain constant for, और आप इस तरीके से लिख सकते हो, with respect to, with respect to time for a section, ठीक है ना। तो अगर मैं यहां पे इनका डिफरेंशिएट निकालूं, जैसे कि डी क्यू बाई डी टी, ठीक है ना, तो आपको पता है कि कांस्टेंट जो पार्ट होते हैं उनका डिफरेंशिएट कितना आता है, जीरो होता है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं वेलोसिटी का निकालना चाहूं डीवी बाई डी टी, तो ये कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं डेप्थ के लिए निकालना चाहूं डी वाई बाई डी टी, तो ये भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। सेकंड होता है अपने पास अनस्टेडी फ्लो। अनस्टेडी फ्लो के लिए क्या हो जाएगा कि भाई ये चीजें जो हैं, जो यहाँ पे कांस्टेंट रह रही थी वो कांस्टेंट नहीं रहेंगी, ठीक है ना। तो आप सेकंड लिख सकते हो अनस्टेडी फ्लो। अब देखते हैं अनस्टेडी फ्लो के लिए क्या सीन है। आप लिख सकते हो वेलोसिटी डिस्चार्ज डेप्थ डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, ओके ना, ठीक है। तो यहाँ पे वेरी करेंगी ये, तो वेरी जब करती हैं तो इनका डेरिवेटिव क्या आता है, जीरो नहीं आता, ठीक है। क्योंकि अपन को जानते हैं ना कि भाई कांस्टेंट चीजों का डेविएशन क्या आता है, जीरो आता है। यहाँ पे इसी तरीके से डीवी बाई डी टी भी कितना हो जाएगा, नॉन जीरो हो जाएगा। डी वाई बाई डी टी भी कितना हो जाएगा, नॉन जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बेसिक सी बात है कुछ स्टडी एंड स्टडी फ्लो के बारे में, कुछ ज्यादा तो है नहीं इसमें, बनाओ इनको। बन गया। हम्म, नेक्स्ट टाइप का जो फ्लो होता है अपने पास, दैट इज यूनिफॉर्म फ्लो।
दैट इज यूनिफॉर्म फ्लो। अब देखें जरा, नेक्स्ट जो हमारे पास फ्लो है दैट इज यूनिफॉर्म फ्लो। वेरी गुड, स्पेस के साथ नो चेंज, वेरी गुड। नेक्स्ट है अपने पास थर्ड वन इज यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है ना, मतलब क्या है इसका कि स्पेस के साथ कोई चेंज नहीं होता। मतलब ये कोई कैनाल है, ये कोई कैनाल है, इस पे किसी एक टाइम पे तुम कहीं भी चेक कर लो। वहां पे तो क्या कर रहे थे अपन, एक ही पर्टिकुलर जगह पे चेक कर रहे थे, या किसी भी टाइम पे किसी भी जगह पे चेक कर लो, तो क्या होगा, जो वेलोसिटी डिस्चार्ज डेप्थ है वो चेंज नहीं रहती, कांस्टेंट रहती है। दैट मीन्स अलग अलग जगह पे, दैट मीन्स स्पेस के साथ जो पैरामीटर्स हैं वो कांस्टेंट है। ठीक है ना, तो आप लिख सकते हो फ्लो वेलोसिटी डेप्थ are constant and discharge are constant with respect to space। ठीक है ना, मतलब स्पेस के रेस्पेक्ट में अगर मैं लूं तो dv बाय ds ये क्या होगा, जीरो होगा। dy बाय ds ये क्या होगा, जीरो होगा। इसी तरीके से dq बाय ds ये भी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है ना, तो ये बेसिक सी बातें हैं, कई बार पढ़ चुके हैं अपन इनको, तो इनको ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत है नहीं। अब देखो, अब काम की चीज देखिए जरा, यहाँ पे जो डेप्थ है, वेलोसिटी है, और जो डिस्चार्ज है, वो किसी भी जगह पे चेंज नहीं हो रहा है, हर जगह पे सेम है। ठीक है, तो मैं एक सेक्शन लेता हूं कैनाल का। लाइक ये मेरे पास एक कैनाल का सेक्शन है, दिख रहा है क्या? थोड़ा नीचे ले लेता हूं, नहीं दिखेगा नहीं है ना। ये मेरे पास एक कोई कैनाल का सेक्शन है कुछ इस तरीके से। ठीक है ना, इस तरीके से ये है आपके पास कैनाल का बेड। ठीक है ना, ये इस तरीके से फ्लो कर रहा है यहाँ पे। ये लीजिए, फ्लो का लेवल हो गया, वाटर सरफेस हो गई। ठीक है, ये हो गई मेरे पास टोटल एनर्जी लाइन। ये क्या हो गई मेरे पास, दैट इज टोटल एनर्जी लाइन। क्लियर, तो ये है अपने पास टोटल एनर्जी लाइन। क्लियर, यहाँ पे होती है आपके पास क्या, यहाँ पे कौन सी लाइन होती है, HGL, मतलब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। मैं इनकी फुल फॉर्म नहीं लिख रहा, आपको पता होगा, याद हो गई होंगी अब तक तो। दैट इज HGL, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। क्लियर है ना, और ये क्या है, दैट इज कैनाल बेड, दैट इज कैनाल बेड। अब देखें जरा, टोटल एनर्जी लाइन क्या होती है। अगर मैं टोटल एनर्जी लाइन लिखना चाहूं तो ये क्या होती है, जेड प्लस वी स्क्वायर बाई 2g प्लस प्रेशर बाय गामा। ठीक है ना, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन लिखना चाहूं मैं तो ये क्या होती है, ये होती है आपके पास जेड प्लस पी बाय गामा। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे सारी की सारी जो चीजें हैं वो क्या है, कांस्टेंट है। देखो ये बेड है कैनाल का, यहाँ पे जो डेप्थ है, यहाँ पे डेप्थ ले लो सेम होगी, यहाँ पे डेप्थ ले लो सेम होगी, यहाँ पे डेप्थ ले लो सेम होगी। तो यहाँ पे जो HGL है, मतलब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है, ये कैनाल के बेड की क्या होती है, पैरेलल होती है। ये कैनाल के बेड की क्या होती है, पैरेलल होती है, क्योंकि डेप्थ सेम है। किसी भी जगह पे आप चेक कर लो, डेप्थ क्या है, सेम है, तो ये ऑब्वियस सी बात है, पैरेलल ही होगी। तो मैं यहाँ पे कैनाल बेड का स्लोप ले लेता हूं कुछ भी, इसके लिए एक पर्टिकुलर नाम है, 1 सेकेंड। तो यहाँ पे जो कैनाल बेड का स्लोप है डेटम के साथ, ये मैंने मान लिया S0, मान लेता हूं ऐसे ही। ठीक है, और जो HGL का स्लोप है, HGL का स्लोप है उसे नाम दे देते हैं अपन SW। SW, क्लियर है ना, स्लोप का नाम है, S से स्लोप। अब देखो यहाँ पे बेड था, डेप्थ सेम है, तो HGL लाइन और कैनाल बेड क्या रहेंगे, HGL लाइन और कैनाल बेड क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपके पास जो स्लोप S0 है, जो आपके पास स्लोप S0 है, वो किसके बराबर रहेगा, SW के बराबर रहेगा, क्योंकि भाई पैरेलल लाइन है तो स्लोप चेंज नहीं होगा। ठीक है, दूसरा देखें, HGL लाइन क्या है आपकी, Z प्लस पी बाय गामा। ठीक है, और टोटल एनर्जी लाइन में किसका डिफरेंस आ रहा है, ओनली वी स्क्वायर बाय 2g का डिफरेंस आ रहा है ना। मतलब यहाँ पे और यहाँ पे किसका डिफरेंस है, ओनली वी स्क्वायर बाय 2g का डिफरेंस है। अब देखना जरा, जी अपना कांस्टेंट होता है, वी स्क्वायर बाय 2g में अगर मैं देखूं तो जी कांस्टेंट। वेलोसिटी अगर मैं देखूं पूरे सेक्शन पे तो कांस्टेंट रहेगी, क्यों, क्योंकि हम यही तो पढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्म फ्लो में जो वेलोसिटी रहेगी किसी भी सेक्शन पे, आप काउंट कर लो क्या रहेगी, बराबर रहेगी।
तो यहाँ पे ये जो वी स्क्वायर बाय 2g की वैल्यू है ये यहाँ पे भी सेम रहेगी, इधर भी सेम रहेगी, कहीं भी काउंट कर लो आप, क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। मतलब टोटल एनर्जी लाइन और जो एचजीएल लाइन है ये भी क्या रहेंगी, आपस में पैरेलल रहेंगी। क्यों? क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस क्या है, हर जगह पे सेम है। वी स्क्वायर बाय 2g की वैल्यू हर जगह पे सेम आएगी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी बराबर है। ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका जो स्लोप है टोटल एनर्जी लाइन का, ये मान लेता हूं मैं एस एफ। तो ये जो स्लोप है ये भी किसके बराबर हो जाएगा, इनके बराबर हो जाएगा। क्लियर है ना। तो आप यहां पे एक लाइन लिख सकते हो, इन यूनिफॉर्म फ्लो total energy line and hydraulic gradient line are parallel to canal bed। और ये किसमें होता है, ओनली यूनिफॉर्म फ्लो में ही होता है, बाकी किसी फ्लो में नहीं होता। ठीक है। दूसरा होता है मेरे पास नंबर 4, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। पहले इसको बनाओ, एक चीज और पढ़ते हैं इसमें यूनिफॉर्म फ्लो में, पहले इसको बनाओ। कोई दिक्कत स्पेस के साथ? हाँ, कोई प्रॉब्लम? बन गया, बन गया सबका। अब अपन कंडीशन पढ़ लेते हैं कि भाई यूनिफॉर्म फ्लो के लिए कंडीशन क्या चाहिए होती है। ठीक है। देखो हमने कैनाल पढ़ी थी, कैनाल में अनलाइन कैनाल हो चाहे लाइन कैनाल हो, एक थ्योरी होती है जो अनलाइन कैनाल में मैंने आपको बताई थी कि फ्लो को अगर यूनिफॉर्म रहना है, उसकी वेलोसिटी वगैरह चेंज ना हो, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए कि फ्लो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। ठीक है। मतलब आप सभी को पता है कि जब कैनाल में फ्लो होता है तो जो सरफेस होती है कैनाल की, अनलाइन कैनाल के केस में सॉइल होती है, और लाइन कैनाल के केस में कुछ भी होता है, जैसे कंक्रीट होती है, ब्रिक्स होती है, स्टोन होता है। ठीक है ना। तो उनके और फ्लो के बीच में क्या लगता है, थोड़ा सा फ्रिक्शन लगता है। ठीक है ना। देखो अपन बना के देखते हैं, हेडिंग डालो, कंडीशन फॉर यूनिफॉर्म फ्लो, फॉर यूनिफॉर्म फ्लो। यूनिफॉर्म फ्लो के लिए अपन कंडीशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो देखो मैं कुछ कैनाल का सेक्शन बनाता हूं इस तरीके से। ये कैनाल का एक सेक्शन है, ये कैनाल का क्या है, एक सेक्शन है। यहां पे मैं एंगल ले लेता हूं थीटा, दैट इज कैनाल बेड, और ये आपकी फ्री सरफेस है, वाटर फ्री सरफेस को इस तरीके से डिनोट किया जाता है। क्लियर है ना। फ्लो जो है आप मान लो भाई इस डायरेक्शन में आपका क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ठीक है ना। अब देखो आपको पता है फ्लो जब होता है तो जो सरफेस है कैनाल की, ठीक है, बेड है, साइड्स है, वहां पे क्या लगता है, एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है। ठीक है। क्लियर। और फ्रिक्शन फोर्स की आदत होती है कि हमेशा उल्टा चलता है। दैट मींस ये क्या हो जाएगा, फ्लो की अपोजिट डायरेक्शन में इधर क्या लग रहा होगा आपके पास, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। ठीक है। इसको नाम दे देता हूं मैं एफ, इसको नाम दे देता हूं मैं एफ। क्लियर है ना। अब यहां पे देखो, यहां पे देखो जो कैनाल है, जो कैनाल है इसका वेट, सॉरी जो कैनाल में वाटर है इसका वेट होगा कुछ ना कुछ, और ये जो वेट होगा ये कहां लग रहा होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। ये लीजिए, वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा होगा। इसके अगर मैं दो कंपोनेंट बनाऊं फ्लो की डायरेक्शन में, तो इधर आएगा आपके पास W, आई थिंक साइन थीटा, W साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में आएगा W cos थीटा। कंपोनेंट लेना तो पता ही होगा, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं की मैंने।
ठीक है ना। अब यहाँ पे ये जो कैनाल का वाटर है, कैनाल का जो आपके पास फ्लो है, उसको आगे ले जाने की कौन सा फोर्स कोशिश कर रहा है? डब्ल्यू साइन थीटा। मतलब इस लोड की वजह से या इस फोर्स की वजह से जो वाटर है वो आगे सरक रहा है, जा रहा है। ठीक है, या आप ऐसा बोल सकते हो कि ये फोर्स जो है ये इस फ्रिक्शन फोर्स को रजिस्ट कर रहा है। दोनों तरीके से बोल सकते हैं, क्योंकि जब भी फ्लो लगेगा तो ये फ्रिक्शन एक्ट करेगा, जब भी फोर्स लगेगा तो ये फ्रिक्शन क्या करेगा? एक्ट करेगा। अब इस फ्रिक्शन को क्या करना पड़ेगा? मुझे काउंटर करना पड़ेगा। नहीं, फ्रिक्शन की वजह से क्या जनरेट हो जाती है? एडी जनरेट हो जाती है। समझते हो ना? फ्रिक्शन की वजह से क्या जनरेट हो जाती है? एडीज जनरेट हो जाती है, जो अनलाइन कैनाल के केस में हो रही थी। और एक बार एडी जनरेट हो गई तो सिल्टिंग, स्कोरिंग, फलान डिकान सारी की सारी समस्याएं आने लग जाएंगी। ठीक है, अब देखो ये जो फ्रिक्शन है इसे हमको क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट करना पड़ेगा। तो इसे रजिस्ट करने कौन आएगा? ये रहा, डब्ल्यू साइन थीटा। ठीक है, ये क्या आएगा? इसको रजिस्ट करने के लिए आएगा। ठीक है, अब मैं ये बोल सकता हूं इसका अपोजिट भी पॉसिबल है। मतलब आप इस तरीके से भी सोच सकते हो इसको कि डब्ल्यू साइन थीटा जो है वो क्या कर रहा है? फ्लो को करवा रहा है। मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ना, फ्लो की डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो ये फ्लो क्या कर रहा है? जो फ्लो हो रहा है कैनाल का वो इस डब्ल्यू साइन थीटा की वजह से हो रहा है। मतलब ये फोर्स है जो फ्लो को आगे ले जा रहा है। ठीक है ना, क्लियर। और ये जो फ्रिक्शन है ये क्या कर रहा है? इसको रजिस्ट कर रहा है, इसको कम कर रहा है। ठीक है ना। मतलब कहने की बात ये है कि इक्विलिब्रियम मुझे अगर चाहिए तो ये दोनों क्या होने चाहिए? काउंटर बैलेंस होने चाहिए। ठीक है, फिर मेरे पास क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक है ना, तो मैं ये बोल सकता हूं फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम एफ एस, या ओनली एफ ही लिख दो इसको, एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा। और यही कंडीशन होती है, यूनिफॉर्म फ्लो की कंडीशन यही होती है। ठीक है ना, क्लियर। अब कुछ टर्म्स हैं, अब कुछ टर्म्स हैं जो यूनिफॉर्म फ्लो में अपन यूज करते हैं। ठीक है ना, तो एक छोटा सा पॉइंट बना लो, टर्म्स रिलेटेड टू यूनिफॉर्म फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो। तो देखो कोई भी कैनाल सेक्शन है, लाइक ये रहा कैनाल सेक्शन अपने पास, यहाँ पे इस तरीके से फ्लो हो रहा है, ये फ्री सरफेस है। ठीक है, कुछ इसका वेलोसिटी होगी v, ठीक है, कुछ इसकी डेप्थ होगी क्या? y, और यहाँ पे कुछ डिस्चार्ज फ्लो कर रहा होगा q। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो यूनिफॉर्म फ्लो के रेस्पेक्ट में पैरामीटर्स होते हैं उन्हें बोलते हैं अपन क्रिटिकल पैरामीटर। ठीक है, या उन्हें बोलते हैं अपन नॉर्मल पैरामीटर। ठीक है ना, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म फ्लो से रिलेटेड जो डेप्थ होगी दैट इज कॉल्ड वाई सी या वाई एन। वाई एन का मतलब क्या है? नॉर्मल डेप्थ, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल डेप्थ। नॉर्मल डेप्थ का मतलब क्या है? डेप्थ रिलेटेड टू यूनिफॉर्म फ्लो। मतलब कोई भी कैनाल है उसमें फ्लो की डेप्थ क्या है? वाई है। फ्लो की डेप्थ क्या है आपके पास? वाई है। अगर इस कैनाल में यूनिफॉर्म फ्लो हो रहा होगा तो इसकी डेप्थ को क्या बोल देंगे? नॉर्मल डेप्थ बोल देंगे, बस और कुछ नहीं। ठीक है ना, मतलब यूनिफॉर्म फ्लो के लिए इन पैरामीटर्स को अपन यूज में लेते हैं। इसी तरीके से आपके पास जो क्यू है, डिस्चार्ज है, वो क्या हो जाएगा? क्यू एन हो जाएगा। ठीक है ना, और जो स्लोप है वो क्या हो जाएगा? एस एन हो जाएगा। तो डिस्चार्ज क्या हो जाएगा आपके पास? क्यू एन, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल डिस्चार्ज। और यहाँ पे जो स्लोप है दैट इज एस होगा आपके पास। तो इस एस का नाम क्या हो जाएगा? नॉर्मल स्लोप। मतलब यूनिफॉर्म फ्लो से रिलेटेड कोई भी चीज है उसके आगे क्या लगा दो? नॉर्मल लगा दो। ठीक है ना, वो हो जाएगा आपके पास नॉर्मल स्लोप, नॉर्मल डेप्थ, नॉर्मल डिस्चार्ज, बहुत सारी चीजें। ठीक है ना, क्लियर। बनाओ इनको। अब नॉन यूनिफॉर्म का तो आपको पता ही होगा, ये तो यूनिफॉर्म फ्लो चल रहा था अपना। नेक्स्ट अगर चौथे नंबर की बात करूं तो ये होता है नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो की बात आप सभी जानते होंगे कि भाई यूनिफॉर्म में तो सारी की सारी चीजें स्पेस के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट रहती हैं, जबकि नॉन यूनिफॉर्म में नहीं रहती। ठीक है ना, तो पहले ये बना लो, चलो इसको बाद में ही पढ़ेंगे, अभी तो पहले यूनिफॉर्म का सारा की सारा रामायण बनाओ, फिर अपन नॉन यूनिफॉर्म के बारे में बात करते हैं।
बन गया। चलिए अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म फ्लो की। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म फ्लो की। सॉरी, नेक्स्ट है अपने पास नंबर 4, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। दैट इज नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। अब देखिए नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के बारे में आई थिंक आप सभी जानते होंगे कि नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में जो डिस्चार्ज है, जो वेलोसिटी है, जो डेप्थ है, वो स्पेस के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट नहीं होती, अलग अलग होती है। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं वेलोसिटी, डिस्चार्ज, डेप्थ ऑफ फ्लो does not constant with respect to space। मतलब स्पेस के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट नहीं होती। ठीक है ना, क्लियर। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि भाई डिस्चार्ज का डेरिवेटिव स्पेस के रेस्पेक्ट में जीरो नहीं होगा, वेलोसिटी का डेरिवेटिव स्पेस के रेस्पेक्ट में जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर कांस्टेंट होता तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो जीरो होता है, अपने को पता है। इसी तरीके से डेप्थ का भी नहीं होगा। ठीक है ना, ये हो गई बात नॉन यूनिफॉर्म फ्लो की। अब नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के आते हैं टाइप्स, जो कि हैं इंपॉर्टेंट। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के आते हैं अपने पास टाइप्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, बड़े इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में अपन बहुत सारा पढ़ेंगे आगे, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो की टाइप्स के बारे में। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, तो अभी तो बेसिक बेसिक टाइप देखेंगे अपन, बाद में इनके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा जाएगा। तो पहला जो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो का टाइप है दैट इज ग्रेजुअली ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। अब देखो, वेरिड का मतलब वेरी कर रहा है, और ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे कर रहा है। ठीक है ना, क्लियर। ग्रेजुअल का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। तो यहाँ पे जो डेप्थ होती है फ्लो की, मेनली मुद्दा अपना डेप्थ का ही आएगा। ठीक है, डेप्थ जो होती है फ्लो की वो क्या करती है, ग्रेजुअली वेरी करती है, मतलब धीरे धीरे बढ़ रही है या घट रही है। ठीक है ना, तो उस तरह के फ्लो को बोला जाता है ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। सिंपली बोलते हैं इसको GVF। ठीक है ना, तो यहां पे मैं बोल सकता हूं, यहां पे मैं बोल सकता हूं डेप्थ ऑफ फ्लो, डेप्थ ऑफ फ्लो वेरीज ग्रेजुअली। मतलब धीरे धीरे यहाँ पे क्या होती है, ग्रेजुअली या धीरे धीरे क्या होती है, यहाँ पे चेंज होती है, या तो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी या धीरे धीरे घटती जाएगी। ठीक है ना, क्लियर। अब देखें जरा, अगर यहाँ पे डेप्थ जो है वो ग्रेजुअली वेरी कर रही है, दैट मीन्स यहाँ पे कोई ना कोई फोर्स है जो रजिस्टिंग फोर्स का रोल कर रहा है। ठीक है ना, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में आपको पता है कि भाई चीजें कांस्टेंट नहीं रहती, चीजें चेंज करती हैं। तो अपन ग्रेजुअली वेरिड फोर्स पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, ग्रेजुअली वेरिड फोर्स पढ़ रहे हैं। एक आएगा अपने पास रैपिडली वेरिड फ्लो। ठीक है ना, उसमें क्या होती है, डेप्थ बहुत ग्रेजुअली इंक्रीज करती है, सॉरी बहुत रैपिडली इंक्रीज करती है। मतलब यहाँ पे बहुत कम थी और यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गई, इस तरीके से। दोनों के एग्जाम्पल भी देखेंगे अपन। तो ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो क्या है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब फ्रिक्शन फोर्स जो है इसमें रजिस्टिंग फोर्स की भूमिका निभाता है। ठीक है ना, तो डेप्थ को धीरे धीरे चेंज होने देता है, डेप्थ एक साथ चेंज नहीं हो पाती इसमें। ठीक है ना, तो आप लिख सकते हो इसमें सेकंड पॉइंट, फ्रिक्शनल फोर्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है ना, अब कितना रोल होता है, कैसा रोल होता है, वो सभी आगे आएगा जब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है ना, अभी तो हम बेसिक बेसिक टाइप देख रहे हैं इसके। ठीक है ना, एग्जाम्पल इसका लिख लो, इसका एग्जाम्पल होता है बैक वाटर। ठीक है ना, बैक। सेकंड आता है अपने पास, सेकंड अपने पास आता है रैपिडली वेरिड फ्लो। रैपिडली वेरिड फ्लो।
रैपिडली का मतलब क्या कि बहुत तेजी से चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। रैपिडली वेरिड फ्लो को बोलते हैं अपन RVF, नाम से ही पता लग रहा है, ठीक है ना। रैपिडली वेरिड मतलब यहाँ पे जो डेप्थ है वो रैपिडली वेरी करेगी, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे डेप्थ वेरीज रैपिडली, बहुत रैपिडली वेरी करती है। आपने हाइड्रोलिक जंप देखा होगा, ठीक है, हाइड्रोलिक जंप देखा होगा आपने, उसमें शुरुआत में इतनी सी डेप्थ होती है, फिर इतनी हो जाती है बहुत सारी एकदम से, ठीक है ना। तो यहाँ पे डेप्थ कम, यहाँ पे डेप्थ ज्यादा, ठीक है। तो इस तरीके का जो कंडीशन होती है उसे बोलते हैं अपन रैपिडली वेरिड फ्लो, ठीक है ना। क्लियर, मतलब यहाँ पे एकदम से डेप्थ क्या हो गई इसकी, चेंज हो गई, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं हाइड्रोलिक जंप, सभी को पढ़ेंगे हाइड्रोलिक जंप भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके। बैक वाटर, जो बैक साइड में वाटर होता है किसी भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का, जो बैक वाटर होता है, ठीक है ना। जैसे कोई भी ले लो रे, डैम ले लो, ठीक है, डैम ले लो। डैम का आपको पता है इस तरीके से होता है डैम, ठीक है ना। अरे इस तरीके से समझो, ये इस तरीके से रिवर होती है, यहाँ पे आपने डैम बना दिया, ठीक है ना। यहाँ पे आपने क्या बना दिया, डैम बना दिया। तो वेलोसिटी कुछ इस तरीके, जो वाटर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है ना, ठीक है। यहाँ पे डैम के पास डेप्थ सबसे ज्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम। पर ये जो डेप्थ है ये अचानक से चेंज नहीं हुई, ये धीरे धीरे चेंज हो रही है डैम के बैक साइड में जाते जाते, समझ रहे हो ना। तो इसे बोलते हैं अपन बैक वाटर, किसी का भी हो सकता है, बियर का भी बैक वाटर ही होता है, समझे। यहाँ पे जो डेप्थ है वो धीरे धीरे चेंज हो रही है, ठीक है। और फ्लो भी हो रहा है क्योंकि रिवर वगैरह पे बना हुआ है, या वियर का ले लो या बैराज का ले लो, ठीक है ना। तो वहां पे क्या होता है, फ्लो भी होता रहता है। भाई रिवर भी तो एक तरीके से ओपन चैनल का ही एग्जांपल है, कोई भी रिवर है, नेचुरल ड्रेनेज है, वो भी एक तरीके से ओपन चैनल का ही एग्जांपल है। तो वियर बैराज में जो बैक वाटर होता है उसकी डेप्थ जो है वो धीरे धीरे चेंज करती है, ना कि अचानक से चेंज कर दी है, क्लियर ना। तो उसको अपन ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में काउंट करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रैपिडली वेरिड फ्लो में जो फ्रिक्शन और फोर्स होता है उसका इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता, ठीक है ना। डॉन, डॉन कौन है? हम्म, अरे डॉन कौन है भाई? डन बोला है क्या, डन? चलिए, ये हो गया अपने पास रैपिडली वेरिड फ्लो, ठीक है, क्लियर। अब थर्ड आता है अपने पास सेपरेटली वेरिड फ्लो। थर्ड नंबर होता है अपने पास फ्लो का सेपरेटली वेरिड फ्लो। अब ये क्या बला है, इसको देखते हैं। सेपरेटली वेरिड फ्लो में क्या होता है, इसको पहले तो अपन लिखते हैं SVF। यहां पे देखो, यहां पे जो डेप्थ थी वो धीरे धीरे चेंज हो रही थी, धीरे धीरे क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी, ठीक है। यहां पे जो अपने पास डेप्थ थी वो अचानक से चेंज हो रही थी। लेकिन इन दोनों केसेस में जो डिस्चार्ज था, जो डिस्चार्ज था वो लगभग लगभग सेम ही होता है, ठीक है ना। अगर कंडीशन अपन ले तो डिस्चार्ज जो है इन दोनों कंडीशन में अपन सेम ही लेते हैं, ठीक है। लेकिन सेपरेटली वेरिड फ्लो में क्या होता है कि जो फ्लो है, जो फ्लो का डेप्थ है, जो फ्लो का डिस्चार्ज है, वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। हर पॉइंट पे अलग अलग डिस्चार्ज, अलग अलग डेप्थ होती है, मतलब पूरी तरीके से अलग सीन होता है। और ये जनरली देखने को मिलता है अपने को इरिगेशन कैनाल में, ठीक है। तो इरिगेशन कैनाल का अगर मैं एग्जांपल बनाऊं तो इस तरीके से कुछ इरिगेशन कैनाल होती है, ठीक है ना। ये इस तरीके से इरिगेशन कैनाल होती है। यहाँ पे एक ब्रांच निकाल दी, यहाँ पे दूसरी ब्रांच निकाल दी, यहाँ पे तीसरी निकाल दी, यहाँ पे चौथी निकाल दी। तो फ्लो हो रहा है, कुछ फ्लो इसमें चला गया, मतलब डेप्थ भी कम हो गई, डिस्चार्ज भी कम हो गया, सब कुछ कम हो गया। फिर कुछ वाटर इधर चला गया, मतलब डेप्थ फिर से कम हो गई, डिस्चार्ज भी कम हो गया, वेलोसिटी भी जो भी है। फिर इधर चला गया, मतलब डेप्थ फिर से कम, क्लियर है ना। तो मतलब यहाँ पे सेपरेटली वेरिड फ्लो में क्या होता है, जो डेप्थ होती है वो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होती है, ठीक है ना, क्लियर है ना। हालांकि होती इनमें भी ऐसी है, लेकिन इसमें एक पर्टिकुलर कर्व को फॉलो करती है, पर्टिकुलर कर्व को फॉलो करती है, मतलब धीरे धीरे बढ़ रही है इसमें, या उसमें धीरे धीरे बढ़ रही है, या इसमें बहुत तेजी से बढ़ी, या उसमें बहुत तेजी से बढ़ी, मतलब कुछ ना कुछ रिलेशन है। लेकिन यहां पे क्या होता है, जैसे इरिगेशन कैनाल है, इस पॉइंट पे अलग डेप्थ, फिर यहां तक सेकंड पॉइंट तक सेम रहेगा, फिर यहाँ पे अलग डेप्थ, फिर यहां तक सेम रहेगा, फिर यहाँ पे अलग डेप्थ, फिर यहाँ पे सेम, फिर यहाँ पे अलग डेप्थ।
मतलब जैसे जैसे ब्रांच कैनाल में निकालूंगा डेप्थ में क्या आ जाएगी, अचानक से कमी आ जाएगी। फिर कुछ पार्ट पे कांस्टेंट रहेगी, फिर कमी आ जाएगी, फिर कुछ पार्ट पे कांस्टेंट रहेगी, फिर कमी आ जाएगी। तो इस तरीके से जो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग डेप्थ होती है उसे बोलते हैं अपन सेपरेटली वेरिड फ्लो। और ये कहां देखने को मिलता है, इरिगेशन कैनाल्स में देखने को मिलता है। तो आप लिख सकते हो इसमें, इन दैट केस, इन दैट केस फ्लो डेप्थ वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। क्लियर है ना। और एग्जाम्पल आप इसका लिख सकते हो, इरिगेशन कैनाल, मतलब ऐसी चीजें या ऐसी कैनाल जिसमें से कंटिन्यूअस वाटर या तो बाहर निकल रहा है या एंट्री मार रहा है। ठीक है ना। तो अगर मैं इरिगेशन कैनाल लूं तो यहाँ पे धीरे धीरे वाटर को अपन क्या करते जाते हैं, बाहर निकालते जाते हैं, ब्रांच से, डिस्ट्रीब्यूटरी से, खुद से भी। तो यहाँ पे क्या होगा, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग डेप्थ आएगी। बनाओ। तो ये हो गई अपने पास क्या, फ्लो के टाइप्स। क्लियर है। आगे और पढ़ेंगे अपन, टर्बुलेंट फ्लो वगैरह भी पढ़ेंगे, लेकिन बाद में पढ़ेंगे। ठीक है ना। अभी अपने पास स्टेडी अनस्टेडी हो गया, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म हो गया। बन गया। हम्म। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब चैनल की ज्योमेट्री के बारे में देखते हैं, थोड़ा बहुत, बड़ी आसान है, मजा आएगा। चैनल की ज्योमेट्री के बारे में कुछ जानकारियां लेते हैं। हाँ जी, हेडिंग डालो, चैनल ज्योमेट्री। चैनल ज्योमेट्री, ठीक है ना। कई सारी चीजें होती हैं ज्योमेट्री में, आपको पता होगा। ठीक है। एक होती है अपने पास डेप्थ, डेप्थ ऑफ फ्लो, इसे डिनोट करते हैं किससे, स्मॉल वाई से। ठीक है ना। एक होती है अपने पास विड्थ, एक तो होती है बेड विड्थ, ठीक है, डिनोट करते हैं इसको कैपिटल बी से। ठीक है। एक होती है अपने पास टॉप विड्थ, टॉप विड्थ इसे डिनोट करते हैं अपन टी से। ठीक है। समझेंगे, एक एग्जांपल लेके सबको समझेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है। एक होती है अपने पास हाइड्रोलिक रेडियस, हाइड्रोलिक रेडियस क्या होती है, एरिया बाय पेरीमीटर। ठीक है ना। एक आती है अपने पास हाइड्रोलिक डेप्थ, एक आती है अपने पास हाइड्रोलिक डेप्थ, नया टर्म मिला होगा, दैट इज इक्वल टू, ये होती है अपने पास एरिया बाय टॉप विड्थ। इसको पूरा ही लिख लो फॉर्मूला, एरिया बाय टॉप विड्थ। ठीक है ना। ये नया है, आपने एफएम में नहीं पढ़ा होगा, दैट इज ए बाय टी। क्लियर है ना। तो ये चारों चीजें हम अलग अलग सेक्शंस के लिए फाइंड आउट करके देखते हैं। तो पहला सेक्शन लेते हैं अपन, पहला सेक्शन लेते हैं रेक्टेंगुलर सेक्शन, और रेक्टेंगुलर सेक्शन, चलिए देखते हैं। रेक्टेंगुलर सेक्शन अगर मैं बनाऊं तो कुछ इस तरीके का बनता है, रेक्टेंगुलर सेक्शन कुछ इस तरीके का बनता है। ठीक है। यहां पे जो इसकी बेस विड्थ है मैं मान लेता हूं दैट इज बी, ये जो इसकी बेस विड्थ है ये क्या है आपके पास, बी है। क्लियर ना। यहाँ पे जो इसकी डेप्थ ऑफ फ्लो है मैं मान लेता हूं दैट इज वाई। क्लियर ना। ये कितना है अपने पास, वाई है। अब इसकी जो टॉप विड्थ होगी, जो इसकी टॉप विड्थ होगी टी, ये भी किसके बराबर हो जाएगी, बेड विड्थ के बराबर हो जाएगी।
ठीक है, साफ साफ दिख रहा है रेक्टेंगल है इसलिए। क्लियर। अब मुझे क्या निकालना है इसके लिए, हाइड्रोलिक रेडियस और हाइड्रोलिक डेप्थ दोनों निकालनी है। ठीक है, तो अब देखें जरा, अब देखिए जरा, अब अगर मैं यहाँ पे एरिया निकालूं इस सेक्शन का, क्योंकि मुझे दो तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी ना। देखो, एक तो मुझे एरिया चाहिए, पेरीमीटर चाहिए, तो इनको पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एरिया अगर निकालूं तो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का बी इंटू वाई, सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर मैं इसका पेरीमीटर निकालूं, अगर मैं इसका पेरीमीटर निकालूं पी, तो कितना होगा, बी प्लस इधर वाई, तो दैट इज बी प्लस वाई, दैट मीन्स पी इज इक्वल टू बी प्लस टू वाई, बी प्लस टू वाई। ये आ गया मेरे पास, एक तो एरिया का फॉर्मूला आ गया, एक क्या आ गया, पेरीमीटर आ गया। ठीक है, अब मुझे दो चीज निकालनी है, एक तो हाइड्रोलिक रेडियस और एक हाइड्रोलिक डेप्थ। चलो आ जाओ निकालते हैं। मुझे क्या चाहिए, हाइड्रोलिक रेडियस चाहिए, दैट इज आर इज इक्वल टू एरिया बाय पेरीमीटर। तो एरिया कितना है इसका, बी इंटू वाई, पेरीमीटर क्या है, बी प्लस टू वाई। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी चीज चाहिए मेरे को, हाइड्रोलिक डेप्थ। हाइड्रोलिक डेप्थ डी क्या होती है, एरिया बाय टॉप विड्थ। तो एरिया कितना है इसका, बी इंटू वाई डिवाइड बाय टॉप विड्थ कितनी है यहाँ पे, कैपिटल बी। तो ये लीजिए, ये बी से बी कट गया, तो यहाँ पे जो हाइड्रोलिक डेप्थ आएगी वो किसके बराबर आएगी, वाई के बराबर आएगी। ठीक है ना। अब अगर मैं यहाँ पे वाइड रेक्टेंगल चैनल का एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं यहाँ पे वाइड रेक्टेंगुलर चैनल का एग्जांपल लेता हूं, वाइड रेक्टेंगुलर चैनल का मतलब क्या है, जिसकी बेस विड्थ बहुत ज्यादा हो, जिसकी बेस विड्थ बहुत ज्यादा हो। तो वाइड रेक्टेंगुलर चैनल के केस में क्या होता है कि जो बी की वैल्यू होती है वो डेप्थ से ज्यादा होती है। ठीक है ना। तो अगर मैं इसके लिए हाइड्रोलिक रेडियस निकालूं तो ये आएगी आपके पास बी इंटू वाई प्लस बी प्लस टू वाई, यही होती है। लेकिन यहाँ पे बी की वैल्यू वाई के करस्पॉन्ड में बहुत ज्यादा है, तो मैं यहाँ पे वाई की वैल्यू को क्या कर दूंगा, नेग्लेक्ट कर दूंगा। किसके केस में, वाइड रेक्टेंगुलर चैनल के केस में। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये बी इंटू वाई डिवाइड बाय बी, दैट मीन्स यहाँ पे वाइड रेक्टेंगुलर चैनल के लिए हाइड्रोलिक रेडियस और हाइड्रोलिक डेप्थ दोनों क्या होती हैं, एक्चुअल डेप्थ के बराबर या फ्लो की डेप्थ के बराबर होती है। मतलब आर इज इक्वल टू डी इंटू वाई, तीनों की तीनों चीज क्या होती हैं, बराबर होती है। ठीक है, बनाओ। बनाइए, क्योंकि अपन को तीन चार सेक्शन के फाइंड आउट करने हैं। बन गया। ओके, नेक्स्ट है अपने पास ट्रायंगुलर सेक्शन। ये तो हो गया अपना रेक्टेंगुलर सेक्शन का केस। अब अपन करते हैं ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए। ठीक है, क्योंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट है जो अपन निकाल रहे हैं ना, हाइड्रोलिक रेडियस, हाइड्रोलिक डेप्थ। ये ऐसा मान लो, ये तो एक तो डायरेक्टली पूछी भी जाती है एग्जाम में, और यही आगे काम आने वाली है। इसलिए अपन एक बार पहले ही सबकी निकाल के रख लेते हैं, मतलब पैरामीटर्स निकाल के रख लेते हैं। ठीक है ना। तो अब मैं सेकंड ले रहा हूं एग्जांपल, ट्रायंगुलर सेक्शन। ठीक है, क्योंकि बाद में ये क्या है, अपने को डायरेक्ट यहीं से पता लग जाएंगे, अपने को हर बार इनको फाइंड आउट नहीं करके देखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ट्रायंगुलर सेक्शन ले रहा हूं मैं एक कुछ इस तरह का। ये मेरे पास क्या है, एक ट्रायंगुलर सेक्शन है, लुक लाइक दैट। क्लियर है ना। यहाँ पे थोड़ा सा वाइड बना लेते हैं इसको, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है, छोड़ो। ये जो है, ये मेरे पास है वाटर सरफेस, फ्री वाटर सरफेस। क्लियर है ना। इसकी जो डेप्थ है, इसकी जो डेप्थ है, इसको मान लेता हूं मैं, ये है मेरे पास स्मॉल वाई। क्लियर। और यहाँ पे जो वर्टेक्स हाफ वर्टेक्स एंगल है, दैट एंगल, ये मैंने मान लिया थीटा, ये मैंने मान लिया थीटा।
क्लियर है ना? यहाँ पे दो चीज मानी मैंने, यहाँ पे जो मेरे पास हाफ वर्टेक्स एंगल है ये माना मैंने थीटा, और जो इसका साइड स्लोप है वो माना मैंने m/1। m/1 का मतलब क्या है? m/1 इज इक्वल टू हॉरिजेंटल रेशियो वर्टिकल। ठीक है, मतलब अगर मैं वर्टिकल में 1 यूनिट चलूंगा तो हॉरिजेंटल में कितना चल चुका हूँ, उसका m मल्टीप्लीकेशन चल चुका हूँ। तो यहाँ पे देखना, मैं वर्टिकल में कितना चला, y चला, दैट मीन्स हॉरिजेंटल में कितना चल चुका हूँ, m/y चल चुका हूँ। इसी तरीके से इधर भी सेम m/y। अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इधर 90 इधर 90, तो अगर मैं इस डायमेंशन को फाइंड आउट करना चाहूं, कर्ण हो जाएगा ये, तो ये कितना हो जाएगा, m² इंटू y² प्लस y²। पाइथागोरस थ्योरम जिंदाबाद। ठीक है ना? तो y² को कॉमन लेके बाहर लोगे तो y बचेगा, अंदर बच जाएगा m² प्लस 1। इसी तरीके से ये वाली डायमेंशन भी कितनी है आपके पास, y इंटू m² प्लस 1। क्लियर है ना? तो ये कुछ बातें हो गई। टॉप विड्थ अगर मैं इसकी निकालना चाहूं टोटल, तो कितनी हो जाएगी, m/y दैट मींस 2my। क्लियर है ना? अब अपने पास लगभग सारी चीजें आ चुकी हैं, कर लो कैलकुलेशन। अपने को पहले क्या चाहिए, इसका एरिया चाहिए। एरिया के लिए फॉर्मूला क्या है, ट्रायंगुलर सेक्शन है तो हाफ इंटू विड्थ, सॉरी बेस कितना है इसका, बेस कितना है इसका 2my। या तो दोनों की अलग अलग निकाल दो या पूरा ट्राइंगल ले लो, पूरे ट्राइंगल का बेस कितना है 2my है, तो 2my इंटू डेप्थ कितनी है इसकी y, 2 से 2 गया, एरिया कितना आ जाएगा आपके पास m/y²। ये तो आ गया इसका एरिया। ठीक है ना? अब दूसरा अपने को चाहिए पेरीमीटर, दूसरा चाहिए अपने को पेरीमीटर। अब पेरीमीटर देखना, एक तो ये वाली साइड प्लस में ये वाली साइड। ठीक है, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा जरा देखना, y इंटू m² प्लस 1, प्लस में ये वाली साइड भी सेम है तो y√m² प्लस 1। क्लियर है ना? तो पेरीमीटर कितना आया, दैट इज 2y√m² प्लस 1। ये लीजिए। ठीक है, ये अपने पास आ गया पेरीमीटर। अब अपने को चाहिए क्या, हाइड्रोलिक रेडियस। हाइड्रोलिक रेडियस आर क्या होगी, एरिया डिवाइडेड बाय पेरीमीटर। एरिया कितना है y² इंटू m, पेरीमीटर कितना है 2y√m² प्लस 1, दैट मीन्स एक y से y गया, आपके पास हाइड्रोलिक रेडियस आएगी m इंटू वाई डिवाइड बाय 2√m² प्लस m² प्लस 1। ठीक है ना? यहाँ पे m जो होता है स्लोप में, आप सब समझते हो m की वैल्यू होती है tan थीटा के बराबर स्लोप। ठीक है ना? तो आपको जो भी एंगल दे रखा हो वर्टेक्स का, उसका tan थीटा निकालो, वो m के बराबर आ जाएगा, और m की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, आपके पास हाइड्रोलिक रेडियस आ जाएगी। ठीक है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। क्लियर है ना? अब अपने को अगर दूसरी चीज चाहिए, दैट मीन्स हाइड्रोलिक डेप्थ। तो हाइड्रोलिक डेप्थ क्या होती है, हाइड्रोलिक डेप्थ क्या होती है, d इज इक्वल टू एरिया बाय टॉप विड्थ। एरिया कितना है इसका m इंटू y², टॉप विड्थ कितनी है देखना जरा 2my, तो y से y गया, m से m गया, हाइड्रोलिक डेप्थ कितनी है इसकी y/2। ये हाइड्रोलिक डेप्थ जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट पूछी जाती है। रेक्टेंगल की y होती थी, इसकी y/2 होती है। ठीक है ना? क्लियर? अब यहाँ पे मुझे सारी चीजें बताओ। अब मैं यहाँ पे एक केस ले रहा हूं, केस ले रहा हूं फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, फॉर राइट एंगल ट्राइंगुलर सेक्शन। राइट एंगल ट्राइंगुलर सेक्शन के लिए चारों की चारों चीजें कैलकुलेट करके बताओ। राइट एंगल ट्राइंगुलर सेक्शन कैसा होता है, इस तरह का। ठीक है, यहाँ पे कितना एंगल होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है, अगर हाफ वर्टेक्स एंगल लूं तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू 90/2, दैट मीन्स 45 डिग्री। ठीक है ना? तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए थीटा 45 डिग्री, दैट मीन्स टेन थीटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है ना? तो अब m की जगह 1 पुट कर दो, आपके पास सारा की सारा डेटा किसके लिए आ जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए आ जाएगा। ठीक है ना? कोई समस्या? यहाँ पे लिख रहा हूं मैं राइट एंगल ट्राइंगल के लिए डेटा इधर उपचे में। ठीक है ना? इसके लिए डेटा इधर लिख रहा हूं। तो एरिया कितना है m इंटू y², m की वैल्यू पुट कर दो, एरिया कितना हो जाएगा y² हो जाएगा। ठीक है, पेरीमीटर देखना जरा,
टू इंटू वाई अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस वन। यहाँ पे एम की जगह वन पुट करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, टू रूट टू अंडर रूट इंटू वाई। क्लियर है ना? आपको आर चाहिए, ठीक है ना? तो यहाँ पे एम की वैल्यू टू पुट करो, सॉरी वन पुट करो, तो ये यहाँ पे तो हो गया वन, नीचे जाएगा वन प्लस वन, दैट मीन्स वाई बाय टू रूट टू। ठीक है ना? आपको चाहिए क्या, हाइड्रोलिक डेप्थ डी, तो यहाँ पे एम की वैल्यू है ही नहीं, तो ये सेम हो जाएगा वाई बाई टू। तो ये सारा डेटा किसका हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल का हो गया। इस तरीके से आपके पास कोई भी एंगल दे रखा हो, आप एम की वैल्यू पुट करके डायरेक्ट डेटा या डायरेक्ट उसके पैरामीटर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हो ना? फटाफट बनाओ। बताओ, इनमें कोई समस्या तो नहीं आ रही होगी ना, ऐसी भारी चीज तो है नहीं, है क्या? ऐसे परेशान तो नहीं हो रही इसको फाइंड आउट करने में? नहीं है ना? बड़ी आसान आसान चीजें और यही पूछी जाती है, तुम क्या समझ रहे हो? पूछा भी यही जाता है। अब अपना है, ये बन गया, बन गया भाई लोगों। नेक्स्ट सेक्शन है अपने पास, दैट इज अ ट्रेपेजोइडल सेक्शन। नेक्स्ट है अपने पास एक ट्रेपेजोइडल सेक्शन, तो ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रेपेजोइडल सेक्शन ले लो। ट्रेपेजोइडल सेक्शन, ठीक है। तो ट्रेपेजोइडल सेक्शन किस तरह का होता है, हमने कैनाल में बहुत फाइंड आउट करे हैं, तो इनमें तो आसानी लगेगी आपको, ठीक है ना? तो ये मैंने बना दिया ट्रेपेजोइडल सेक्शन, ठीक है ना? बेस विड्थ ले ली इसकी मैंने कैपिटल बी, ठीक है ना? और यहाँ पे इसकी डेप्थ ले ली मैंने वाई, ठीक है ना? इसका जो साइड स्लोप है वो मान लिया मैंने एम रेशियो वन, ठीक है ना? एक आर्बिटरी लेके चल रहे हैं तो एम रेशियो वन मान लिया। तो अगर मैं वर्टिकल में वाई डिस्टेंस चलूंगा तो हॉरिजेंटल में कितना चल चुका हूँ, एम इंटू वाई, ठीक है? इसी तरीके से इधर साइड में, इसी तरीके से इस साइड में अगर इधर वर्टिकल में वाई चलता हूं तो हॉरिजेंटल में कितना, एम इंटू वाई। क्लियर है ना? अब देखिए जरा, ये अपने पास रेक्टेंगल है, ये डिस्टेंस तो बी के बराबर है ही है, ठीक है? तो यहां पे जो टॉप विड्थ है, यहां से लेके यहां तक, ये कितनी हो जाएगी आपके पास, बी प्लस टू एम वाई हो जाएगी ना? सिंपल सी बात है। क्लियर? अब मुझे अगर इसका एरिया निकालना हो, सबसे पहली बात, ये राइट एंगल यहां पे, क्लियर है ना? अब अगर मैं इस डायमेंशन को निकालना चाहूं तो ये हो जाएगा आपके पास अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट मीन्स वाई कॉमन ले लूंगा, अंदर बचेगा एम स्क्वायर प्लस वन। सेम एज ये वाली डायमेंशन भी कितनी हो जाएगी, वाई अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस वन। क्लियर है? अब मैं अगर यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करना चाहूं तो एरिया क्या होता है आपके पास ट्रेपेजॉइड का, वन बाय टू इंटू डेप्थ इंटू टॉप विड्थ कितनी है, बी प्लस टू एम वाई प्लस बॉटम विड्थ कितनी है, कैपिटल बी। ठीक है ना? अब देखें जरा, यहां पे y बाय टू बी प्लस टू एम वाई, दैट मीन्स दो से दो उड़ जाएगा, ठीक है? तो एरिया कितना आएगा आपके पास, y इंटू बी प्लस एम वाई, ये आ गया अपने पास इसका एरिया, ठीक है ना? ये आ गया अपने पास इसका एरिया। क्लियर? पेरीमीटर अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहूं, पेरीमीटर अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहूं तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा जरा देखना, ये डिस्टेंस अपने को पता है, ये डिस्टेंस अपने को पता है और ये डिस्टेंस अपने को पता है, तो तीनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, b प्लस एक नंबर दो नंबर, दैट मीन्स टू आई अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस वन। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? अब अपने को दो चीजें चाहिए, एक तो हाइड्रोलिक डेप्थ और एक हाइड्रोलिक रेडियस, आसानी से निकाल सकते हैं दोनों चीजें, ठीक है? अगर मुझे हाइड्रोलिक रेडियस चाहिए तो R इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया डिवाइड बाय पेरीमीटर, एरिया कितना है, y इंटू बी प्लस एम वाई, पेरीमीटर कितना है, b प्लस टू वाई अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस वन, आ गया
हाइड्रोलिक रेडियस, ठीक है। अगर मुझे हाइड्रोलिक डेप्थ चाहिए तो D इज इक्वल टू एरिया बाय टॉप विड्थ। एरिया कितना है, वाई बी प्लस एम वाई। टॉप विड्थ कितनी है, बी प्लस 2 MY। तो ये आ गई आपके पास हाइड्रोलिक डेप्थ, ठीक है ना। तो इस तरह के डेटा आपके पास निकल के आ जाएंगे आज। क्लियर। अब एक क्वेश्चन है, इसको लिख के फटाफट उसको कर दो। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, आपको आश्चर्यचकित हो जाओगे। बन गया। मैं थोड़ा सा इधर से हटा रहा हूं, ये बना लिया होगा आपने, और यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। देखो एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, हालांकि इसमें फिगर नहीं दे रखा आपको। एक क्वेश्चन है ये गेट 2012 का, ठीक है ना। देखो इसमें बोल रखा है आपको एक ट्रेपेजोइडल चैनल है, एक ट्रेपेजोइडल चैनल है, होगी कोई प्रॉब्लम नहीं। ट्रेपेजोइडल चैनल के लिए इसने विड्थ दे रखी है इसकी 10 मीटर, ठीक है ना। इसका साइड स्लोप दे रखा है आपको, साइड स्लोप दे रखा है इसका 4 हॉरिजेंटल रेशियो 3 वर्टिकल। समझ गए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलें। आगे दिया हुआ है आपको इसका बेड स्लोप, बेड स्लोप दिया हुआ है आपको 0.002, कोई दिक्कत नहीं है। मैनिंग कांस्टेंट दे रखा है यहाँ पे, मैनिंग कांस्टेंट आपको दे रखा है यहाँ पे 0.012। हाइड्रोलिक रेडियस यहाँ पे पूछी है, हाइड्रोलिक रेडियस यहाँ पे पूछी गई है, ठीक है। और फ्लो डेप्थ दे रखी है यहाँ पे, फ्लो डेप्थ दे रखी है आपको 3 मीटर। देखो क्या क्वेश्चन है, मतलब ये सारी की सारी डेटा आपको क्यों दिया हुआ है, क्योंकि आप परेशान हो, कंफ्यूज हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैनिंग कांस्टेंट का कोई रोल नहीं है, बेड स्लोप का कोई रोल नहीं है, ठीक है, लेकिन बिना बात के दे रखे हैं। आपको लाइनिंग भी बता रखी थी कि कंक्रीट की लाइनिंग है इस ग्रेड की, ठीक है ना। तो ये सारा की सारा डेटा क्यों है, कंफ्यूज आने के लिए। अपने को हाइड्रोलिक रेडियस चाहिए, हाइड्रोलिक रेडियस के लिए दो डेटा चाहिए होता है, एक तो एरिया एक पेरीमीटर। तो बना दो इसका सेक्शन। बेस विड्थ कितनी दे रखी है इसकी, बेस विड्थ कितनी दे रखी है इसकी 10 मीटर दे रखी है ना। करो ये क्वेश्चन तो कर लोगे आई थिंक, ये क्वेश्चन तो मेरे को नहीं कराने की जरूरत होनी चाहिए, मैं फाइनल आंसर बता देता हूँ इसका। ये कर लोगे क्या ये क्वेश्चन। अरे यार मैनिंग कांस्टेंट बेड स्लोप का कोई रोल नहीं है अपने को, तो हाइड्रोलिक रेडियस चाहिए, दैट मींस एरिया चाहिए, पेरीमीटर चाहिए, ठीक है ना। क्लियर। तो इसमें फालतू में परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, सारा के सारा डेटा बिना बात का दे रखा है। तो इसका फाइनल आंसर आएगा, मैं आपको बता देता हूँ 2.1 मीटर। इसका आंसर आएगा 2.1 मीटर, क्या, हाइड्रोलिक रेडियस। क्लियर है, कर लेना, एरिया और पेरीमीटर फाइंड आउट हो ही जाएंगे, उनमें तो कोई ऐसा भारी काम है नहीं। स्लोप दे रखा है आपको 4 ओरिजेंटल 3 वर्टिकल। मतलब अगर मैं वर्टिकल में 3 मीटर चलूंगा डेप्थ में, तो ओरिजेंटल में कितना चलूंगा, 4 मीटर चल लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाएगा, हो जाएगा ना। अरे फिगर में कंफ्यूज मत हो जाना, मैं समझा देता हूँ तुमको, फिगर बना के बता देता हूँ, एक सेकंड रुको। ये बेस विड्थ इसकी दे रखी है कितनी, 10 मीटर, ठीक है। डेप्थ यहां पे दे रखी है आपको 3 मीटर, ठीक है, इधर भी 3। अब देखिए जरा, ये अपने को ये चाहिए, देखो ये वाला पार्ट तो हो गया 10 मीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अपने को ये डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। स्लोप कितना दे रखा है 4 हॉरिजेंटल 3 वर्टिकल, मतलब अगर मैं वर्टिकल में 3 यूनिट चलूंगा तो हॉरिजेंटल में 4 यूनिट चल चुका हूँ। तो अगर मैं वर्टिकल में 3 मीटर चलूंगा तो हॉरिजेंटल में कितना चल चुका हूँ, 4 मीटर चल चुका हूँ। इसी तरीके से ये लो, ठीक है ना। तो अब तो सारा चीज आ गई अपने पास, अब तो निकल जाएगा आपसे, ठीक है। ये 3 और ये 4, दैट मीन्स ये वाली कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, ठीक है ना। तो कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एच क्या है,
एच दे रखी है ना, फ्लो डेप्थ क्या होती है, फ्लो डेप्थ एच ही होती है यार, फ्लो डेप्थ क्या होती है, फ्लो डेप्थ एच ही होती है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ये 5 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा आपके पास, 5 10 15 5 20। एरिया कितना हो जाएगा इसका, हाफ इंटू डेप्थ कितनी है 3, टॉप विड्थ कितनी है 14 18, प्लस बॉटम विड्थ कितनी है 10, तो ये कितना आ जाएगा, कर लेना 28 14 14 3 42। तो ये आपके पास हाइड्रोलिक रेडियस आ जाएगी 42 बाय 20, दैट मीन्स 2.1 मीटर। लो मैंने ही कर दिया इसको, तो आसान सा तो क्वेश्चन था, ठीक है ना, आसान सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, 2 3 बार पूछे गए हैं। मैंने आपको एक पेट्रोइड का करवा दिया, बाकी ट्रायंगल का भी पूछा गया था, ठीक है ना। एक बार रेक्टेंगल की हाइड्रोलिक डेप्थ भी पूछी हुई थी, तो ऐसे क्वेश्चन है, ठीक, इनमें कोई समस्या नहीं होगी, आपको ट्राई कर लेना, ठीक है। कोई दिक्कत अभी तक, कोई समस्या हो तो बताए, नहीं है, चलो तो अच्छी बात है, धन्यवाद, कल मिलते हैं।